प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूँ मनी सेंट्रल, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी, कारोबार जगत की खबरों को डिकोड करते हैं ताकि आप समझ सकें कि इनका संबंध आपकी जेब से कैसे है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी खबरें लेकर आते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की इन्हीं बड़ी खबरों का जो जुड़ाव है वो सीधा आपसे कैसे होता है। और इसमें मेरी मदद करते हैं इन खबरों को समझने में पवन कुमार जी, आर्थिक मामलों के तो जानकार हैं ही, साथ ही में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भी हैं। थैंक यू सो मच पवन सर। हर दिन शाम को 7 से 7:30 आपका साथ हमें मिलता है और हम इन खबरों को समझ पाते हैं आपके जरिए। शुक्रिया पवन सर। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए पवन सर से हम बात करेंगे, किन मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहला फोकस बजट, क्योंकि इस बार का बजट कई मायनों में अलग रहने वाला है। कोविड के बाद पहली बार सरकार एक बड़ी चुनौती से गुजर रही है। देश की ग्रोथ गड़बड़ा रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पर वक्त रहते शायद कदम नहीं उठा पाई। अब आ गया है बजट और सरकार की मुश्किल ये है कि वो अपनी जेब ढीली करे बगैर लोगों को कैसे राहत दे सकती है। सरकार के लिए बजट में आम लोगों से जुड़ी कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां रहने वाली है और इसे वित्त मंत्री कैसे टैकल करेंगी, ये है बड़ा मुद्दा और इन 3 चुनौतियों पर हम भी फोकस करने वाले हैं। तो समझिए हमारे साथ कि बजट में वो चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। इकोनॉमी के लिए आज एक अच्छी खबर भी आई है। ट्रेड डेफिसिट यानी जो घाटा है, इसके आंकड़े आए हैं और इसके साथ ही भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी एक खबर आ रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेड पर भारत के आगे के कदम के बारे में हमें कुछ संकेत दे रही है। तो इन कदमों को समझने वाले हैं हम, और साथ ही में बाजार की भी बात होने वाली है। बाजार के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और एक बड़ा प्रेडिक्शन आया है जो काफी अलर्ट करने वाला है। और आपके खर्च और आपके निवेश, इनसे जुड़ी हुई भी खबरें होंगी आगे मनी सेंट्रल में। तो चलिए शुरू करते हैं मनी सेंट्रल में। पवन सर को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और पवन सर, शुरुआत हम बजट से ही करेंगे। मुझे पता है आप कहेंगे कि अभी तो बजट प्रियंका अब थोड़ा दूर है, लेकिन बजट पे बात किए बिना मनी सेंट्रल अधूरा है। तो और बजट की जब मैं बात करने वाली हूँ तो थोड़ा सा इसे फिल्मी अंदाज में पेश करूंगी। 1974 में एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मनोज कुमार की। इस फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुश्किलों और चुनौतियों को इसमें दिखाया गया था और आज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल बजट में अब 2.5 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस बार रोटी कपड़ा और मकान का चैलेंज है। ये चुनौती है देश के 140 करोड़ लोगों को इस मोर्चे पर राहत देने की। रोटी यानी कि महंगाई कैसे कम होगी, कैसे लोगों को 2 वक्त की रोटी कम दाम में मिल सकती है। कपड़ा यानी टेक्सटाइल, अपैरल सेक्टर को कैसे राहत मिलेगी और क्या हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ रियायतें मिल पाएंगी। तो सबसे पहले खाने पीने की महंगाई की बात करते हैं। फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज, लगातार मनी सेंट्रल पर हम इस पर बात कर रहे हैं। और एक आम घर के खर्च का करीब 40% हिस्सा सिर्फ खाने पीने पर जा रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने 2024-25 के बजट में फूड सब्सिडी पर भी 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। क्या इस बार ये बजट बढ़ेगा? क्या वित्त मंत्री रोटी की महंगाई को कम करने का कोई सॉलिड मंत्र बजट में दे पाएंगी? ये हैं कुछ बड़े सवाल। मकान के मोर्चे पर अगर बात करें तो बीते 1 साल में मुंबई और दिल्ली में घरों के दाम क्या उछले हैं, 13 से 30% तक की बढ़ोतरी। क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को और बढ़ाएगी? क्या बजट में हाउसिंग लोन पर सब्सिडी मिलेगी? और वो अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना कहाँ गया? दिख ही नहीं रहे हमारे शहरों में वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर, यहाँ पर भी चुनौती है। 4.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है। ये सेक्टर घटती डिमांड, बढ़ती इनपुट कॉस्ट का शिकार है। दूसरी ओर बीते कुछ वक्त में कपड़ों की महंगाई भी परेशान करने वाली है। यहाँ सरकार का क्या प्लान होगा, ये देखना होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस मैंने जिस पर बात की, रोटी कपड़ा और मकान की। अब इस पर पवन सर का व्यू। इन 3 चैलेंजेस को निपटने वाला अगर बजट होगा तब मेरे लिए ये गुड बजट साबित होगा, मेरे लिए नहीं, देश के लिए भी। आपको क्या लगता है, इन 3 चैलेंजेस को हेड ऑन लेंगी निर्मला सीतारमण? प्रियंका नमस्कार। शुरू करते हैं। आपने किया रोटी कपड़ा और मकान से, मैं शुरू करता हूं कपड़े से। देखिए क्या है कि जो कपड़े में सरकार को बड़ा
टेक्सटाइल सेक्टर एक उस तरह के ओल्ड इकोनॉमी के सेक्टर्स में से आता है जिसपे सरकार का फोकस पिछले 3-4 साल से, आप अगर देखिएगा बजट को निकाल के, तो आपको सिमिलर लगेगा। इस बात में लगातार सरकार में बहस होती रही है कि कैसे हमें जो ओल्ड इकोनॉमी के आइटम्स हैं उसको कैसे बढ़ाया। टेक्सटाइल उसमें से एक है। आप कहने को तो टेक्सटाइल्स में बड़े भारी खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खलीफा रहे, मार्केट लीडर रहे, टेक्सटाइल में हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। लेकिन क्या उसमें मतलब उसमें उसमें वैल्यू मिल रहा है क्या, या केवल हम वॉल्यूम में कारोबार कर रहे हैं? आप कहते हैं ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आप बहुत कर लेंगे, लेकिन उसमें से पैसा बना कि नहीं बना है, तो पता चलेगा आपको वॉल्यूम तो बहुत था, वैल्यू नहीं आ पाया। देखिए, इसमें एक और टेक्सटाइल की चर्चा आपने की। एक बात जो सरकार को लग रहा है कि इस वक्त बहुत मतलब एक मौजू है, समकालीन है और बड़ा टाइमली है। इस वक्त अगर सरकार के पास टेक्सटाइल्स में नहीं, इंटरनली और एक्सटर्नली अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो पीछे छूटने का बड़ा खतरा रहेगा। वो इस प्रकार से है कि अभी टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी और बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, वो आपको पता है कि अगर इसका फायदा भारत, क्योंकि टेक्सटाइल्स में अभी हमारा देखिएगा आप एक्सपोर्ट डेटा में, टेक्सटाइल में तो हमारे यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इम्पोर्टर्स, जो बाहर के एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी दिलचस्पी है टेक्सटाइल्स में, जिनका वो एरिया है, वो भारत में आकर खरीद कर रहे हैं। अब इसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बनाए रखने के लिए आपको इस सेक्टर में फोकस करना पड़ेगा। इस सेक्टर में आपको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि इवन डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में आपका कम्पिटिटिवनेस बना रहे और कम से कम वॉल्यूम और वैल्यू बना रहे। तो मेरा ही मानना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी सरकार के पास आई है बांग्लादेश के बाद, ये इसने सरकार की आंखें खोल दी है कि अगर हम इस वक्त नहीं फायदा उठा पाए तो इसका फायदा शायद और नहीं उठेगा। मैं उम्मीद ये करता हूं कि टेक्सटाइल के सेक्टर में, इस देश में टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कोई और स्कीम छोटा मोटा ही सही लेकिन आएगा, जिससे टेक्सटाइल्स में से हमारी अर्निंग बढ़ेगी, ये मैं समझता हूं। अब आप आ जाइए महंगाई पे। महंगाई, प्रियंका, क्या है ना, ये आपके टेक्सटाइल में भी घुसा हुआ है, या आपके मकान में भी घुसा हुआ है, या आपकी रोटी में घुसा हुआ है, ये कहीं जान छोड़ने को राजी नहीं है। अभी महंगाई में से ग्रोथ सरकार के लिए चिंता का विषय है, और फूड आइटम जिसकी बात आप कर रहे थे कि ये 40% जो है पूरा महंगाई के कंपोनेंट का 40% है। सरकार को अभी मुझे लगता है, प्रियंका, कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा है। मतलब ये कहना थोड़ी ऑडेसिटी वाली बात हो जाएगी, बट वाकई समझ में नहीं आ रहा है अभी। आप कहेंगे कि कैसे फूड आइटम कैसे स्टेबलाइज होंगे, तो कैसे होंगे? अब आपके पास जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ रहा है, तो स्टेबलाइज कैसे होगा? आप बाहर से आप देख रहे हैं पेट्रोलियम में जो हालत है, पेट्रो प्राइसेस हैं, वो देख रहे हैं आगे स्पाइक होने को, बिल्कुल उतावला हुआ पड़ा है। ऐसे में आपके पास एडिबल ऑयल्स में आगे हो जाएंगे, ऐसे में आपके पास जो पेट्रो ऑयल में आगे हो जाएंगे। तो उस सूरत में सरकार के लिए फूड एक बहुत बड़ी समस्या अभी है। क्या इसको केवल इंटरेस्ट रेट से ट्विक करके, रीबैलेंस करके आप जो है महंगाई से पार पा जाएंगे क्या? ये एक चैलेंज और भी है। तो बजट में कुछ और चीजें आप देखेंगे जिसमें से फूड प्राइसेस को जिसको मिटिगेट करने के लिए सरकार के पास तरीका हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूंगा कि ऐसा कोई सरकार के पास अभी जादुई चिराग नहीं है कि बजट में लाया और उसके बाद महंगाई इस देश में कम हो जाएगी। दरअसल जो महंगाई आ ही रही है पिछले 6-7 महीने से पाइल ऑन होके, वो आपके बजट में एक एक्शन से खत्म नहीं होगा। और ऐसा कोई सरकार के पास तरीका नहीं है कि जिस आप बजट में ले आएंगे, कोई प्रावधान ले आएंगे और उससे महंगाई कम हो जाएगी जी। अब आप एफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप हाउसिंग की बात कर रहे हैं। हाउसिंग की ना केवल पिछले 1 साल में, आप देखिए पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज आप देखेगा 20-25%, 30% सब जगह कीमतें बढ़ी हैं। जिस एफोर्डेबल हाउस की बात आप करते हैं, उस एफोर्डेबल हाउसिंग का कोई अर्थ नहीं है। आप जो हाउसिंग पे लोन है उसमें सब्सिडी देने की हालत में है कि नहीं है? अगर देंगे तो कितने का देंगे आगे चल के? उसका ओवरऑल इस तरह का तरीका हो जिसमें जो कस्टमर्स है उसको भी उसका लाभ मिल सके, और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट सेक्टर है जहां पे आपको एक तरह से कहें बढ़िया जॉब एम्प्लॉयर है बड़े पैमाने पे,
वहां भी उसको फायदा मिल सके, और कुछ कुछ देश के उस इलाके में जहाँ पे रियल एस्टेट में वाकई मदद की जरूरत है, जो जहाँ पे डिमांड नहीं और कैपेसिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या जो पीएम वाली स्कीम है उसमें से तब्दीली करने की जरूरत है क्या? मुझे ये लगता है कि अब देखिए, अब तो हम लोग आज जहां बात कर रहे हैं वहां पे बजट के 99% प्रपोजल तो बन के फाइल में दब गए होंगे। अब तो अब ज्यादा ज्यादा कुछ बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा होगा। जो होना है वो हो चुका है। बिल्कुल। अब देखिए कि कैसे होता है। बट फूड एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसका उसका बजट में कोई निदान एकदम से चुटकी बजाएंगे और निकल आएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो पर एनीवे, टेक्सटाइल और हाउसिंग और फूड की आपने बात की, ये बहुत, ये सरकार के लिए अगर इसको सरकार अभी एजेंडे में टॉप नहीं रखेगी तो आगे जाके बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ज़रूर जो है अब सब कुछ बन चुका है और हम बस अब अनाउंसमेंट्स देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है हम बात करके ये बताना चाहते हैं कि ये वो फोकस एरियाज होंगे जिसको उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, और जब बजट आएगा तो पता चलेगा प्राथमिकता हुई कि नहीं। पर रोटी कपड़ा और मकान में पवन सर ने ऑर्डर दिया है कपड़ा, रोटी और फिर मकान का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि टेक्सटाइल में कुछ ऐसा सरकार करने की ज़्यादा गुंजाइश उन्हें दिख रही है। अब रोटी की जो महंगाई है वो केवल बजट में चुटकी बजाते हुए जाने वाली नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। तो महंगाई को लेकिन कैसे टैकल होगा, इस पर हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं वो तो हमने बात की, लेकिन दो अच्छी खबरों का भी अब जिक्र कर लेते हैं। पहली ये कि देश का ट्रेड डेफिसिट दिसंबर में घटकर 21.94 अरब डॉलर पर आ गया है और नवंबर में ये 32.84 अरब था। इसके साथ ही बजट से ठीक पहले भारत और यूके के बीच एफटीए की बातचीत शुरू होने की खबर भी आ रही है। इस डील के जरिए दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाकर 42 अरब पाउंड पर पहुंचाने का टारगेट है। पवन सिंह, ये दो खबरें इकोनॉमी से जुड़ी हुई, इकोनॉमी की नब्ज समझने में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रेड डेफिसिट का ये डेटा, ये आपको लग रहा है ये राहत की खबर है? और यूके के साथ ये जो एफटीए का जो पूरा मामला है अटका हुआ, अब कुछ इंडिकेशन पॉजिटिव? प्रियंका, दो तीन डेटा अगर हमारे पास होता तो शायद एनालिसिस में हमें सहूलियत होती। जैसे जिस ट्रेड डेफिसिट की बात आप कर रहे हैं, क्या दिसंबर में ट्रेड डेफिसिट बाकी महीनों की तुलना में, हमें ये देखना पड़ेगा कि दिसंबर में ट्रेड डेफिसिट वैसे भी क्या नरम पड़ता है क्या। 3-4 साल का डेटा आप देखेंगे तो शायद इसके आसपास आपको मिलेगा, जो मुझे समझ में आता है। अब ट्रेड डेफिसिट छोड़ दीजिए। देखिए, ट्रेड डेफिसिट भारत की समस्या है, ये ट्रेड डेफिसिट एक बाय प्रोडक्ट है। ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है, आईटी सर्विसेज से का प्लेसमेंट कहाँ है, जो हेवी इंडस्ट्री, जो हेवी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, किन देशों में होता है, उसमें वॉल्यूम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मेरे ख्याल से ना, पूरी एक स्ट्रेटजी जो इंटरनेशनल ट्रेड की, एक्सपोर्ट की, भारत को उस पे एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार सोच रही है। कम से कम कॉमर्स मिनिस्ट्री में ये 10वीं बार ये डिस्कस हो चुका है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट तो आप, ट्रेड डेफिसिट एक रिजल्ट है, ट्रेड डेफिसिट एक आउटकम है। ट्रेड डेफिसिट आउटकम है, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम करते हैं और इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादा करते हैं। वो होता क्यों है, उस पे ज्यादा भारत अगर ध्यान दे पूरी स्ट्रेटजी के साथ, जब आपको लगता है कि उस सूरत में जहां पे चाइना डाउन है, जहां पे पूरी दुनिया ये कह रही है कि शायद भारत के लिए चाइना +1 में बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, तो बात यह है कि ट्रेड डेफिसिट अनइम्पॉर्टेंट है इस सूरत में। आप देखिएगा तो ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है, वो होता है इसलिए क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने में नाकाम रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया की तुलना में आप साउथ ईस्ट एशिया में बात कर लीजिए, आसियान कंट्री की बात कर लीजिए, आप दुनिया के आप चाइना की बात कर लीजिए, सभी जगह आपको लगेगा कि भारत की मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमीज हैं उसमें ट्रेड डेफिसिट है। सो ट्रेड डेफिसिट अगर कम हो गया तो बहुत ज्यादा, एक महीने में बहुत उस पर हम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। हम इसको और कैसे कम करेंगे, आगे चल के आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे अपना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप आ गए एफटीए पे, यूके एफटीए पे। देखिए, मेरे ख्याल से इस पूरे एफटीए के जो जहां पे एफटीए ऑलरेडी हमारा पहले से है उसका रिव्यू चल रहा है, या जहां नए एफटीए साइन होने हैं,
मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इंडिया यूके एफटीए मेरे ख्याल से मिड फरवरी के आसपास बजट के बाद जो यूके एफटीए है उसमें रिजम्पशन होना चाहिए। अभी तक पूरी तैयारी हुई नहीं है, थोड़ा विलंब है, कुछ कुछ इश्यूज दोनों में थ्रेश आउट होने थे, उस वजह से यूके का एफटीए में अभी थोड़ी और देरी लगेगा। और क्या पता, मैं आपको कह रहा हूँ, क्या पता शायद फरवरी में भी रिज्यूम नहीं हो, क्योंकि फरवरी तक में, अभी आपको बताता हूँ, अभी बजट आने वाला है। उसके बाद, बजट के बाद अभी आप दिल्ली का इलेक्शन है, जिसमें कोई दिल्ली के इलेक्शन के बाद जब एक तरह से ठहराव आएगा तब जाके भाई ट्रेड डेफिसिट में आप डिस्कस करेंगे, यूकेएफटीए डिस्कस करेंगे, पर नेता अवेलेबल रहेंगे तब ना, मंत्री भी तो अवेलेबल रहने चाहिए। लेकिन यह है कि अभी पिछले बार हम लोगों ने बात की थी कि यूके ट्रेड का जो एफटीए है उसमें कुछ नहीं तो हो सकता है, मतलब अप्रैल मई तक भी मामला चला जा सकता है। चाहे आप जो हम लोग चाहे स्टील में निगोशिएशन चल रहा है, चाहे जो विस्की के आइटम्स है उसमें निगोशिएशन चल रहा है, वो सब मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। देखिए, जो चीजें हम वहां से लाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि अभी विस्की का एग्जांपल दिया, अल्कोहल का एग्जांपल दिया, ये एक बड़े वन ऑफ द ट्रिकी इश्यूज हैं उसके साथ। ये इसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि फरवरी में कोई फाइनल होने जा रहा है। क्योंकि फरवरी काफ़ी एक्शन वाला महीना भी रहने वाला है, चुनाव है, आरबीआई अपने नंबर्स प्रेजेंट करने वाली है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, उसके बाद हम बजट तो है ही बड़ा ट्रिगर। लेकिन हाँ, ट्रेड डेफिसिट को लेकर के आपकी जो रीडिंग है वो मुझे सही लग रही है कि ये इस एक महीने के डेटा से हमें ज़्यादा जो है इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सरकार को एक ठोस प्लान चाहिए कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाए ताकि ये मेंटेन हो और काफ़ी लंबे समय हम ये गैप देख सकें। अगली खबर है शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। बीते 2 दिन से शेयर बाजार भले ही चढ़ रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार को लेकर बहुत सारे फियर्स बाजार में नजर आ रही है, आशंकाएं हैं, एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। सिर्फ 100 दिन में इन्वेस्टर्स के 60 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो अलर्ट करने वाली है। और ये रिपोर्ट है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की, जिसने कहा है कि इस साल बाजार ऊंचे रिटर्न की आपकी उम्मीदों को तोड़ सकता है। नोमुरा ने कहा है कि दिसंबर तक निफ्टी 23,784 पर आ सकता है। अभी निफ्टी 23,200 के आसपास है और इस हिसाब से निफ्टी के अगले महीनों में 500 की तेजी का ही टारगेट रखा गया है। एक दिन पहले भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि निफ्टी अगले 3 महीने में 5% और गिर सकता है। पवन सर, बाजार के लिए ये पूरा साल अभी तक भी जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहा है और जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, ये साल थोड़ा खराब रहने वाला है, क्योंकि हम बीते 3-4 साल से लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है कि बाजार रुककर सांस लेना चाहता है। तो बाजार तो प्रियंका 4 महीने से भी सांस ही ले रहा है, मतलब सांस लेने में 4 महीने तो सांस ले रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, आप बहुत ना सर, तो 4 महीने सांस लिया और लेकिन और 4 महीने सांस लेगा तो बड़ी परेशानी। मैं नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। आप लोग ज्यादा मार्केट के जानकार हैं, दिन भर मार्केट से अलग अलग जुड़े प्रोग्राम्स करते हैं, खबरें करते हैं, आपके पास ज्यादा ग्रेन्स अवेलेबल है मार्केट से रिलेटेड। मुझे सिर्फ ये जानना मैं चाह रहा हूँ कि एक तो मार्केट आज कैसा रहा, क्योंकि मैं मार्केट देख नहीं पाया हूँ, तो एक बार ये जरा बता दीजिए आप। आज मार्केट ठीक ठाक रहा, लेकिन कोई तगड़ी रिकवरी नजर नहीं आई है, पर ठीक ठाक रहा है। अच्छा, बस परसों की गिरावट से लोग अभी भी उबर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि नोमुरा ने जो दिसंबर तक का आंकड़ा दिया है वो दिया 23,600 समथिंग, राइट? 700 समथिंग का दिया है, 23,700, चलिए मान लेते हैं। अभी 23,200 पे है, 200 पे है। हाँ, तो कायदे से नोमुरा की जगह मैं होता तो बोलता कि साहब ऐसा है कि अभी जितना है एक साल तक में उतना ही रहेगा, मतलब 400 पॉइंट में ज्यादा देके, मतलब ऐसा देखिए। मुझे कई बार बड़ा बहुत, देखिए, नोमुरा की तुलना में जो दूसरे और बाकी एजेंसीज हैं, भाई नोमुरा से तो मैं अब कन्फ्रंट नहीं कर सकता ना प्रियंका, मैं नोमुरा से नहीं कर सकता, मैं जफरीज से नहीं कर सकता, मैं गोल्डमैन सैक्स से नहीं कर सकता, मैं आपके एसएनपी से नहीं कर सकता। मतलब लोग फिर मुझे कहेंगे कि साहब ऐसा है कि प्रियंका जी इनको निकालिए बाहर, ये तो नोमुरा को जो चैलेंज कर रहा है उनको निकाल, उनको आपके यहाँ रखिए मत, ये नोमुरा से क्या ज्यादा काबिल हैं। पर इस तरह के आप एक साल के मार्केट में आप बताइए, आप नोमुरा एक साल का मार्केट, क्या मार्केट में डेप्थ रहेगा, कैसे डिमांड रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड किस दिशा में जा रहा है, अभी आपके पास ट्रंप टेक ओवर करने वाला है, इतनी जियोपॉलिटिक्स में लड़ाइयां चल रही हैं, मिडल ईस्ट में हालत खराब है, उसके बाद आपकी
जो आपकी ऑयल पे इंपोर्ट पे निर्भरता आगे बढ़ने वाली, जैसे जैसे मार्केट में टेंशन होगा, इतनी चीजें तेजी से बदल रही हैं प्रियंका, कि मुझे लगता है कि कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से क्या एक साल का, अच्छा इन्होंने दिसंबर तक का कर दिया, छोटा मोटा नहीं किया है। अगर ये हमें कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो भी मुझे बात समझ में आती थी। सीधा सीधा इन्होंने पूरा कैलेंडर ईयर का ड्रामा कर दिया। तो पूरे कैलेंडर ईयर में तो आप जब देखेंगे तो मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट ही है ना। बिल्कुल मार्केट तो फ्लैट है। फ्लैट है, 23,000 के ऊपर मार्केट फ्लैट है। सब 23,200 हो या 23,800 हो, क्या फर्क पड़ जाता है उससे। तो इसका मतलब ये हुआ प्रियंका कि क्या हमारे और आपके जैसे लोग जो मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा। हम्म अगर हम यही माने कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, तो पहले तो उतार होगा फिर चढ़ाव होगा ना। फिर 2300 से उतार होगा, फिर चढ़ाव होगा, फिर जाके 23,800 पे पहुंचेगा। जो ये कि एक कुछ छोटी मोटी हार्डली बात कुछ है, गेन्स है। वो लगभग न के बराबर ही होंगे ना। बिल्कुल। तो 23,000 का मार्केट, 23,000 के मार्केट पे अभी आप बैठे हैं और 23,000 के मार्केट पे आप गेन करेंगे दिसंबर में। तो मैं मतलब नोमुरा को मैं कुछ अगर बोलूंगा अभी इस असेसमेंट पे, तो आप देख लीजिएगा आपका व्यूअर्स हमारे ऊपर कितनी बारिश करने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। अभी कंपनी के अर्निंग्स आ रहे हैं, वो आप देखिएगा। उसके बाद आप ग्रोथ रेट में, अभी अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट कट होगा, उस पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अभी बजट आएगा इस देश में, कितने पैसे सरकार के पास होते हैं, कितने पैसे लिक्विडिटी के लिए मार्केट में अवेलेबल है, वो नोट करिएगा। इतना पानी बहना है अभी यमुना के कछार कछार में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी बेशक सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं नोमुरा में, तो पर दिसंबर में टू सून हो अभी गया, तक आपने, ओवर प्रेडिक्शन हो गया है। मैं वही बात कर रहा था, मैं बड़ा फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ हूं प्रियंका, कि यहाँ पे किसको सही मानिएगा आप तभी मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था कि जो इतने लोग हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट पे बात कर रहे हैं, तो किसको मानेंगे आप। वहाँ एसबीआई भी कर रहा है, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी कर रहा है, वहाँ पे एक्सिस बैंक भी कर रहा है, वहाँ पे यूनियन बैंक भी कर रहा है। किसी एक को मानेंगे ना आप। मानिए किस साहब, आरबीआई का डेटा मानेंगे आप, साहब मानेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, आईएमएफ को मानेंगे, वर्ल्ड बैंक को मानेंगे। 55 एजेंसीज अगर ग्रोथ रेट पे करेंगी और सबका अलग अलग है, तो क्या ग्रोथ रेट पे क्या 55 डिफरेंट डिफरेंट आंकड़ों पे हम बात करेंगे हम। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि आपका व्यूअर मुझे बिल्कुल कमेंट में कुछ भी बोलेगा, मैं समझ सकता हूं कैसे कमेंट है, पर क्या नोमुरा जो बोल रहा है, ये इसका मतलब है कि मार्केट या तो यहीं पर है, मार्केट में फिर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, फिर तो न पैसा आ रहा है न जा रहा है। बिल्कुल। सो 2025 तो नोमुरा के अगर प्रेडिक्शन है अगर कि अगर फ्लैट अगर रहेगा अगर बाजार। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बहुत नीचे जाएगा, फिर वहां से ऊपर आएगा, तब पहुंचेगा 23,000 के लेवल पे। तो मुझे ये वाली बात थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बजाय इसके कि मार्केट यहां से लेकर दिसंबर तक फ्लैट रहेगा। ओके, सो टू सून और ओवर प्रेडिक्शन नोमुरा की रिपोर्ट पर पवन अभी सर का हम ये लोग व्यू है। हम लोग प्रियंका, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे। आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। अभी बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जी। अभी बजट के प्रावधान पे जब पार्लियामेंट में बहस होगी, तब तक आप देखिएगा मार्केट कहां जाता है। या तो फिर मार्केट गिर ही जाए, मैं ये मान के चलूं कि साहब ऐसा है कि 23,000 पे मार्केट है, पहुंच गए 18,000 पे, तब मैं समझूंगा। या फिर है नहीं, कि शुभ शुभ 28, बोल लीजिए पवन जी। आप तो मतलब 23,000 से नहीं आप मैं कहाँ मैं 18,000 पहुंचा रहे हैं। देखिए मैं नोमुरा तो से भी बुरा प्रेडिक्शन देखिए मैं आपका है। नहीं, सुनिए मैं तो ये चाहता हूं कि 23,000 का मार्केट ये 30,000 पे पहुंच जाए। अब ठीक है। ना अब ठीक है, अब तो, थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा इसलिए है। तो इसी मैं चाहता हूं कि 23,000 का मार्केट 30,000 पे पहुंच जाए। पर अभी बहुत सारी चीजें होनी है। अभी जनवरी में हम लोग 15 जनवरी पे बैठे हैं, 2.5 महीने अभी इस महीने इस फिस्कल ईयर में हिंदुस्तान में। तो अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल आउट होने कई चीजें हैं। तो आपको लग रहा है हम इस ईयर की क्लोजिंग जो है, इस फिस्कल ईयर की क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चलिए सारी मैं तो कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ईयर की क्लोजिंग 30,000 पे हो जाए। हाँ, चलिए ये अच्छी बात कही आपने। जो आप बोलेंगे वही होता है। पॉजिटिव बोलिए सर। 18,000 क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही लोगों को टेंशन हो रही है। अगली खबर लेकर आते हैं। ये टेंशन को और कम करने वाली है। अगली खबर जो है वो है बैंकों के डिपॉजिट से जुड़ी हुई। बीते 1 साल से बैंक डिपॉजिट्स के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, उसके नतीजे अब नजर आने लगे हैं। क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ की फिक्र से सरकार से लेकर रिजर्व बैंक और सेबी तक परेशान थे। रिजर्व बैंक ने तो बैंकों को साफ कह दिया था कि अगर वो डिपॉजिट जुटाने में नाकाम रहे तो उनके सामने लिक्विडिटी के स्ट्रक्चरल इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और अब इस मोर्चे पर मिल रही है
राहत वाली खबर। असल में 2024 में बैंकों के डिपॉजिट उनके बांटे गए कर्ज के मुकाबले 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा रहे हैं। 2023 में ये आंकड़ा 1.3 लाख करोड़ रुपए का था। आरबीआई के आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि हालांकि क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ के मामले में अभी भी लोन हावी है। तो बाजार के खराब हालत से जो लोग परेशान हैं, उनको अब लग रहा है कि एफडी ही सबसे सुरक्षित है, ऐसा क्या? और बैंकों में ही पैसा जमा रहने दें, वहाँ ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। आप इस आंकड़े को इस तरह से देखेंगे क्या? प्रियंका, बैंकों में पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन पैसा रहेगा तब तो उसको सुरक्षित रखेंगे आप। तो इसलिए ये जो जिस सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में घुस के हम लोग फिर से अभी फोर्थ क्वार्टर में आए हैं, मैं आपको इस पे ज्यादा कुछ और आंकड़े हमारे पास होते तो और मजा आता, ज्यादा इंसाइट नहीं दे पाऊंगा, पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यहाँ पे क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों पे एक तरह से कहें तो स्ट्रेस आगे बना हुआ रहेगा। ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आकर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे ये वाला टेंशन लगा भी अभी बना रहेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रेट पे दबाव है, तो उस पे अभी आप देखेंगे तो उसमें आपको नए नए आंकड़े देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, डिपॉजिट में भी और शायद मेरे ख्याल से क्रेडिट में भी। ये वाला एरिया है जिसको वॉच करने की जरूरत है प्रियंका, अगले 2.5 महीने। ओके, सो ये तब आप ये वाला मुझे लगता है ये थोड़े स्टिकी एरियाज आने वाले टाइम में हो सकते हैं। मतलब ये है जिस पे निगाह बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े चौंकाने वाले आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ओके, सो चलिए, क्रेडिट और डिपॉजिट का जो खेल है वो बिगाड़ सकता है अर्थव्यवस्था का भी खेल, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इस पर नजर रखने की जरूरत है। पवन सर, आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ख्याल रखें अपना। आज आपकी तबीयत हमें पता चली ठीक नहीं है, सो गेट वेल सून टू यू हमारी तरफ से। सर, मुलाकात होती है। जब मार्केट जब हमने 30,000 पे पहुंचा दिया तो तबीयत तो सबकी ठीक हो जानी है। ओके सर, कल मुलाकात होती है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मनी सेंट्रल में दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं हम कल। सो पर्सनल फाइनेंस, आर्थिक मामले और साथ ही में नीतियों पर हम ये खास बातचीत लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप और किन मुद्दों पर हमें सुनना चाहते हैं, और आज जो हमने बातचीत की आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। नमस्कार।